Hello everyone, once more welcome to चौबे इंग्लिश ग्रामर। हम E2 अग्रवाल के अनसोल्ड के E2 सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लेकर चलते हैं। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाना है। देखिए सेंटेंस है, द बोट सेड टू द लैंड व्हाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव है। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो सेड या सेड टू को हम यहां पर किस में बदलेंगे? आस्क में बदल देंगे। द वुल्फ आस्क्ड द लैम्ब व्हाई। अब ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ये WH वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से प्रश्नवाचक है, तो इस क्वेश्चन वर्ड को यहां पर हम कंजक्शन बना देंगे। और जब ये क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन बन जाएगा तो आगे का सेंटेंस असर्टिव बन जाएगा। यू को हम सब्जेक्ट को पहले लेंगे, यू अकॉर्डिंग टू लैम्ब के चेंज कर देंगे हम। ही वाज मेकिंग द वाटर डर्टी। टेंस चेंज किया, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिया हमने। इसे मार को वाज वर्ब में चेंज कर दिया। इसका दूसरा पार्ट हम देखते हैं। द लैंड सेड, सॉरी, the wolf said, comma, inverted commas, you have become very talkative. You have become very talkative. First of all, be silent, otherwise be silent, otherwise I will eat you. इसमें रिपोर्टेड स्पीच में दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस असर्टिव है और दूसरा इंपेरेटिव है। अब हम इसकी सेंस लेंगे। You have become very talkative। वैसे तो हम said या said to को जब assertive sentence होगा तो से की क्रिया को हम चेंज नहीं करते जब ऑब्जेक्ट ना हो, पर यहां पर थोड़ा सा सेंस लेंगे इसमें कि वोट ने उसको धमकाया है, उसको डांटा है। तो यहां पर जब हम said या said to को चेंज करेंगे तो डांटने वाले अंदाज में चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा इसका? नॉर्मल वे में तो हम said का said रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको थोड़ा सा सेंस निकालनी पड़ेगी। The wolf rebuked, और ये रिब्यूक किसको किया है? The lamb को किया है। Rebuke the lamb, saying that he कौन है? ये lamb, he had become very talkative। अब दूसरा सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस है। एंड अब यहां पर बी साइलेंट, फिर यहां पर ऑर्डर किया है, एंड ऑर्डर टू बी साइलेंट, अदरवाइज आई यहां पर कौन होगा? आई यहां पर होगा वुल्फ, वुड ईट हिम, यहां पर हिम लैंड। ये देखिए यहां पर फर्स्ट और सेकंड पर्सन दोनों ही हैं और दोनों जगह थर्ड पर्सन है। वो भी थर्ड पर्सन है और लैम्ब भी थर्ड पर्सन है, इसलिए हमें यहां पर
इनको दर्शाना पड़ा कि यहाँ पर आई जो आया है, सॉरी अदरवाइज ही, यहाँ पर ये जो ही आया है ये कहां से आया है और ये थर्ड पर्सन ही प्रोनाउन कहां से है, ये हमको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पर ही की जगह यहाँ पर ही कहां से आया, ये वुल्फ से आया, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के चेंज हुआ है। सब्जेक्ट कौन है, वुल्फ है, तो यहाँ पर वुल्फ का आएगा, तो यहाँ पर ये ही आया तो ये वुल्फ से है। और यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट कौन होगा यहाँ पर, लैंप होगा, लैंप क्योंकि लैंप कौन कह रहा है, तो यहाँ पर ये कहां से आया, ऑब्जेक्ट से आया। यहाँ पर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आया कहां से, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लैंप था तो यहाँ पर आप ही यानी ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। हमको ये थोड़ा सा दर्शाना पड़ेगा कि क्योंकि दोनों जगह ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह ही थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस है, नाउन्स है, तो इनके प्रोनाउन रखेंगे तो थर्ड पर्सन के रखेंगे, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा दर्शाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बी। इनको क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। इट इज नॉट known when he will come। पहला देखें, it is not known when he will come। इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स, सॉरी सिंपल, he will arrive। इसको सिंपल बनाना है। देखिए ये दो सेंटेंस हैं, इट इज नॉट नोन, एक सेंटेंस ये होगा, दूसरा सेंटेंस व्हेन ही विल कम या ही विल अराइव। इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब हम चाहते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। अब ये दो सेंटेंस है, इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है इस सेंटेंस का। यहां पर ही सब्जेक्ट है और विल अराइव वर्ब है, दोनों के अपने अपने सब्जेक्ट हैं और अपने अपनी वर्ब है। तो अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो एक सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को हमें खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो खत्म होगा नहीं, इट इज नॉट नोन, जानकारी नहीं, किस चीज की जानकारी नहीं है। व्हेन ही विल अराइव, देखिए यहां पर कंजक्शन लगा व्हेन, और व्हेन कंजक्शन किसको व्यक्त करता है, टाइम को व्यक्त करता है। व्हेन किसको व्यक्त करेगा, टाइम। और अराइव क्या है, अराइव वर्ब है। इस वर्ब को यदि हम इसको टाइम के रूप में ले, तो जब हम इस वर्ब को खत्म करेंगे तो वर्ब का जो सब्जेक्ट है इसको हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसका नाउन बनाएंगे। अराइव का नाउन क्या बन जाएगा, अराइवल। अब ये ही को कहां पर लेकर जाएंगे, इसको इसका पोजीशन के केस बना देंगे, और वे क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर इस सब्जेक्ट के स्थान पर हम रखेंगे द टाइम ऑफ his arrival is not known। The time of his arrival is not known। देखो जब हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से नाउन क्लॉज से बनता है। इट इज नॉट नोन, ये जो प्रोनाउन है इस नाउन के स्थान पर, इस प्रोनाउन के स्थान पर नाउन आ सकता है, क्योंकि प्रोनाउन कहां पर आता है, प्रोनाउन नाउन के स्थान पर आता है, तो उस प्रोनाउन के स्थान पर नाउन भी तो आ सकता है। इट इज नॉट नोन, इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी किस चीज की नहीं, इस चीज की जानकारी नहीं, ये प्रोनाउन है तो इसका नाउन क्या है, इसका नाउन यानी जानकारी में किस चीज की चाहिए, व्हेन ही विल अराइव, ये जानकारी चाहिए। यदि हमें इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता तो इस क्लॉज को उठाकर हम कहां पर रख देते, इट के स्थान पर रख देते। When he will arrive is not known, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, he will, when he will not arrive, ये कहां पर आया, सब्जेक्ट के स्थान पर आया। अब हमने इसको, ये तो क्लॉज था, इस क्लॉज को हमने ये बना दिया यहां पर नाउन, ये हमने नाउन बनाया है, तो नाउन भी कहां पर आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर ही आएगा। तो द टाइम ऑफ हिज अराइवल, ये
टाइम जो शब्द आया ये किसके लिए है? व्हेन के लिए है। व्हेन का मतलब व्हेन, जब कंजक्शन व्हेन आ जाएगा तो उसका जो क्लॉज होगा वो क्लॉज किसको बताएगा? टाइम को बताएगा। तो यहां पर हमने इस क्लॉज को हटाया तो हम यहां पर हमने क्या लगा दिया? इस क्लॉज के लिए इसका मेन रूप लगा दिया टाइम। प्रीपोजिशन लगाई, ये नाउन है, प्रीपोजिशन ऑफ लगाई, और टाइम कौन सा टाइम? हिज अराइवल, उसके आने का। तो यहां पर हिज अराइवल को भी हमने नाउन बना दिया और ये दोनों नाउन्स को हमने किससे जोड़ दिया? ऑफ कंजंक्शन से, प्रीपोजिशन से जोड़ दिया। द टाइम ऑफ हिज अराइवल क्या बन गया? ये पूरा सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट कहां पर आया? इस प्रोनाउन के स्थान पर ये सब्जेक्ट आया, तो ये पूरा सब्जेक्ट बन गया। इसको उठाकर हमने इस प्रोनाउन के स्थान पर सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया, प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर। द टाइम ऑफ हिज अराइवल इज नॉट नोन, उसके आने के समय के बारे में जानकारी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं he worked hard, he wanted to pass, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। he worked hard, ये कार्य हो गया, उसने कठिन परिश्रम किया, ये कार्य हो गया। इस कार्य का ये कारण है, वो कठिन परिश्रम उसने क्यों किया? he wanted to pass, ये रीजन हो गया, कारण हो गया। जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक वाक्य कार्य हो और दूसरा वाक्य उस कार्य का कारण हो, तो दोनों को हम कारण वाले कंजक्शन से जोड़ते हैं। और कारण के कंजक्शन कौन कौन से होंगे? कारण के कंजक्शन बिकॉज, एज और सिंस, ये सभी कारण के कंजक्शन हैं। इन कारण के कंजक्शन से हम जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड because he wanted to pass. He worked hard because he wanted to pass. इसको आप परिणाम भी बना सकते हैं, ये होगा रीजन से, आप इसको परिणाम भी। अच्छा, ये एज या सिंस लगाना चाहें तो इसको हम पहले ले लेंगे, as he wanted to pass या since he wanted to pass। यहां पर हम कर देते हैं as या since he wanted to pass, comma he worked hard। अच्छा, इसको हम परिणाम के रूप में भी ले सकते हैं, ये कार्य होगा या चलिए, और इसको यदि हम परिणाम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? और कर लेते हैं, ये दोनों रीजन के लिए हो गए, परिणाम के लिए, रिजल्ट के लिए आएगा। तो देखिए, he worked hard, और परिणाम के लिए कंजक्शन जब हम लगाएंगे तो होगा so that, ये परिणाम का कंजक्शन होता है so that। अब ये उसने कठिन परिश्रम किया, परिणाम क्या चाहता था वो? so that he, और यहां पर हम wanted को हटाकर might का प्रयोग करेंगे, he might pass, ताकि वो पास हो सके, ये परिणाम होगा। जब so that कंजक्शन आएगा तो so that के कंजक्शन वाले वाक्य में के बाद वाले वाक्य में, इस क्लॉज में, सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे या माइट का प्रयोग मोस्टली करते हैं, ठीक है। he worked hard so that he might pass, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब सी का पहला हम लेते हैं, he is too miserly to spend any money। इसको बनाना है नेगेटिव। देखिए, जब इस तरह का सेंटेंस आए, टू ही इज टू माइजरली टू स्पेंड, टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, यहां पर ये एडवर्ब है, ये भी, ये टू भी एडवर्ब होता है और ये इंफिनिटिव होगा। टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इंफिनिटिव हो तो इसको हम तीन रूप में ये आ सकता है। पहले आपसे ये कह सकता है कि इसको नेगेटिव बनाइए, दूसरा आप ये कह सकता है रिमूव टू कीजिए, और तीसरा ये कह सकता है कि आप इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए। तीनों तरह से सेंटेंस जो बनेगा उसको, उसकी कंस्ट्रक्शन एक ही होगी, पर उसके तीन अलग अलग रूप हो सकते हैं। जब हम रिमूव टू करेंगे, इसको पहले ये भी कह सकता है कि रिमूव टू को रिमूव कीजिए,
या ये भी कह सकता है कि नेगेटिव बनाइए, या ये भी कह सकता है कि कॉम्प्लेक्स बनाइए। तीनों में एक ही परिणाम निकलेगा। अब हम क्या करते हैं, रूल्स में मैंने बता रखा है, टू को हम सो में चेंज कर देते हैं। ही इज सो माइजरली, ये भी रिजल्ट ये होता है, ही इज सो माइजरली, ये एक सेंटेंस होगा। और जब सो आ जाएगा तो ये अपने साथ कैरी करता है दैट कंजंक्शन, ठीक है। अब जब टू टू का प्रयोग हो जाता है तो ये जो वर्ब होती है इसकी सेंस हमेशा नेगेटिव होगी, ये ध्यान रखिएगा। जब टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इंफिनिटिव आ जाएगा तो इसकी सेंस हमेशा नेगेटिव होगी, और ये किस चीज को दर्शाता है, क्षमता, योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य को दर्शाएगा, और कभी कभी ये फ्यूचर की बात को भी दर्शा देता है। तो यहां पर ही इज सो माइजरली दैट, अब यहां पर इस क्रिया को हम फाइनाइट बनाएंगे तो इस क्रिया का सब्जेक्ट चाहिए हमें। सब्जेक्ट को स्पेंड कौन नहीं कर सकता, यही नहीं कर सकता, ही, यही सब्जेक्ट इसका भी हो जाएगा ही। मोस्टली हम यहां पर लगाते हैं कैन या कुड का प्रयोग, पर यहां पर यदि हम ध्यान से देखें तो यहां पर यह बताएगा कि वो खर्च नहीं करेगा या खर्च नहीं करता है। He does not spend any money या he will not spend any money, वह इतना कंजूस है कि वो पैसे खर्च ही नहीं करता है। तो यहां पर आप डज का प्रयोग भी कर सकते हैं, not spend any money। यहां पर आप will का प्रयोग भी कर सकते हैं, can का प्रयोग भी कर सकते हैं, डज का प्रयोग भी कर सकते हैं और विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्षमता, योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य वाली बात नहीं है, वो उसकी उसका जो लेवल है उसको दर्शा रहा है, समझ गए। तो यानी उसकी जो आदत है, उसकी जो हैबिट है उसको दर्शा रहा है। तो इसके लिए आप वो क्षमता, योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य वाली बात नहीं है, वो उसकी नियत को दर्शा रहा है। तो उसके लिए आप डज का प्रयोग भी कर सकते हैं और विल का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, he may send his servant if he does not come। दूसरा, he may send his servant if he does not come। इसको बनाना हमको पैसिव। देखिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, पैसिव बनाने के लिए ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे दिया गया है। एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये इफ कंजंक्शन होगा और इफ के बाद ये दूसरा सेंटेंस होगा, दो सेंटेंस। अब हमें ये ध्यान रखना, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। पैसिव वॉइस हम उस सेंटेंस को बनाते हैं जिसकी क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब हो, यानी जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो। जिस क्रिया का ऑब्जेक्ट होगा वही क्रिया पैसिव बनती है। और बच्चों एक बात मैं आपको बताऊं कि सेंटेंस पैसिव नहीं बनता है, एक्टिव या पैसिव का रोल होता है वर्ब का। वर्ब से ही सेंटेंस एक्टिव या पैसिव बनता है। इसमें सेंटेंस का कोई रोल नहीं है, वर्ब का रोल है। अभी ये एक्टिव वर्ब है क्योंकि इसका डूअर कौन है, ही है, वो अपने स्थान पर है। अब जब इस क्रिया को हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, वो जो कम क्रिया है, दूसरे सेंटेंस की क्रिया कम है, ये कम क्रिया पैसिव नहीं बनेगी क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। जब वर्ब पैसिव बन जाती है तो उसका जो नॉन डूअर है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो हम इसी पार्ट को पैसिव बना देंगे, दिस हिज सर्वेंट माइट मे बी। ये मॉडल ऐसे कैसे रहेगा, और ये बी का रूप हमने लगा दिया बी, क्योंकि बी में मॉडल के साथ बेस फॉर्म आती है तो बी की बेस फॉर्म लगा देंगे और इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में बना देंगे। हिज सर्वेंट मे बी सेंट बाय हिम इफ ही डज नॉट। His servant might be sent, ये जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस, क्योंकि इसी के अंदर ऑब्जेक्ट है, इसी की क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसी को हम पैसिव वॉइस बना देंगे। वो दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस रह जाएगा। डी करेक्ट।
these sentences. पहला, I have come at Varanasi a month ago. I have come at Varanasi a month ago. अब इसको करेक्ट करना है। देखिए, ए मंथ एगो ये समय दिया गया है और ये समय कौन सा है? बीता समय है। बीता समय कभी भी प्रेजेंट में नहीं आता है और ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट का है। आई हैव कम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहां पर हैव कम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये बीता समय है। बीता समय कभी भी प्रेजेंट टेंस में नहीं आएगा। बीता समय हमेशा पास्ट में आएगा और पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो इस सेंटेंस को हम क्या बना देंगे? ये सेंटेंस किस में बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में न बनकर किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। ही केम, सॉरी, आई केम एट वाराणसी ए मंथ ago. दूसरा, he prevented me to do it. He prevented me to do it. इसमें ही सब्जेक्ट है, प्रिवेंटिव पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म में मी ऑब्जेक्ट होगा, टू डू नॉन फाइनल वर्ब होगी इंफिनिटिव। अब इसमें क्या मिस्टेक है? ये जो प्रिवेंट वर्ब है, इस प्रिवेंट वर्ब के साथ हम फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाते हैं। इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है। प्रिवेंट है, एस्केप है, सेव है, ये बचने वाली और अवॉइड है। ये जो दूर रहने वाले और बचने वाली जितनी भी वर्ब्स होती हैं, इनके साथ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर प्रीपोजिशन क्या आएगी? फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगी। और ये जो यहां पर इसके साथ यहां पर ये जो है ये फ्रॉम प्रीपोजिशन आ जाएगी। जब ये फ्रॉम प्रीपोजिशन आ जाएगी तो टू को छोड़कर, कई बार जब टू के साथ भी टू को छोड़कर यदि और कोई क्रिया आती है तो इसके साथ हम जीरन का ही प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या होगा यहां पर? ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट। ये मिस्टेक सही, ये मिस्टेक होगी, इसको हम ठीक कर लेंगे। अगला, गोपाल इज इल फॉर 4 days. गोपाल इज इल फॉर 4 days. इसमें हम देखते हैं क्या मिस्टेक है। गोपाल इज इल फॉर, यस प्रीपोजिशन और 4 days ये समय होगा। ध्यान दीजिए कि सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम, यदि वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम आया हुआ है तो इसका प्रयोग या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा। सोचिए, या तो इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या फिर किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब यहां पर बी क्रिया है इज, इसको केवल हम परफेक्ट ही बना सकते हैं, इसको कंटीन्यूअस नहीं बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? गोपाल हैज बीन, गोपाल हैज बीन इन फॉर 4 days. गोपाल हैज बीन इन फॉर 4 days. नेक्स्ट है, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड are due to the moon. The rise and fall of the moon are due to the of the tide.
द राइज एंड फॉल, ये दो नाउन्स एंड से जुड़ी हैं। और हम जानते हैं कि जब सब्जेक्ट के साथ पर दो नाउन्स सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो एंड से जुड़ी होती हैं तो उसके साथ हम वर्ब प्लूरल का लगाते हैं। तो यहां पर वर्ब भी प्लूरल है। पर ये ध्यान दीजिए कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पेयर में होते हैं और दोनों एंड से जुड़ने के बाद भी एक वचन होते हैं, द राइज एंड फॉल। अच्छा, दूसरी चीज यह है कि इससे पहले एक से पहले आर्टिकल लगा, दूसरे से पहले आर्टिकल नहीं लगा है। तो द राइज एंड फॉल दोनों मिलकर एक शब्द बन गया और ये सिंगुलर शब्द रहेगा। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग नहीं, क्या हो जाएगा? इज का प्रयोग होगा। द राइज एंड फॉल ऑफ द मून इज ड्यू टू टाइम इज ड्यू टू मून। यहां पर बहुवचन की क्रिया नहीं आएगी क्योंकि ये दोनों मिलकर सिंगुलर बन गए। इसके बारे में मैंने शॉर्ट वीडियोस भी डाले हुए हैं, उनको थोड़ा सा देखिएगा और उनको देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट, बीइंग हैवी ऑल द क्रॉप्स वर स्मैश्ड। इसको देखिए, हम दो तरह से देखिए इसमें क्या मिस्टेक है। एक तो ये देख मौसम के बारे में बताया है, रहना ना, मौसम के बारे में बताया है। और जब मौसम के बारे में बताया जाता है तो वहां पर हम सब्जेक्ट किसका प्रयोग करते हैं? इट का। ठीक है, ये एक नॉन फाइनाइट क्रिया है। यदि इस क्रिया को हम फाइनाइट बनाए तो देखिए ये पास्ट टेंस है ना, तो ये भी पास्ट टेंस में बनेगी और यहां पर क्या हो जाएगा? वाज हैवी रेन। अब जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से नॉन फाइनाइट सेंटेंस पार्ट है, ये बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये दो सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब नॉन फाइनाइट सेंटेंस पार्ट को हम शुरू में रखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक होंगे। इस क्रिया का सब्जेक्ट कौन है? ऑल द क्रॉप। स्मैश क्या हुई है? क्रॉप स्मैश हुई है, ये सब्जेक्ट होगा। इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से हुआ तो इसका सब्जेक्ट भी यही होना चाहिए। तो यदि हम इसको सब्जेक्ट करके ये लिखें ऑल द क्रॉप्स वाज हैवी रेन, तो क्या ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि जब हम मौसम के बारे में बताते हैं, रेन के बारे में बताते हैं, दिन के बारे में बताते हैं, समय के बारे में बताते हैं, वेदर के रिपोर्ट के बारे में बताते हैं, तो वहां पर हम सब्जेक्ट लगाते हैं इट। तो यहां पर ये ऑल द क्रॉप इसका सब्जेक्ट नहीं होगा, यहां पर सब्जेक्ट क्या बनेगा? इसका इट। तो क्या हो जाएगा? इट बीइंग, ये नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट से बनेगा। इट बीइंग हैवी रेन कॉमा ऑल द क्रॉप्स वर स्मैश्ड। ये नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट से बनेगा क्योंकि यहां पर इस क्रिया का सब्जेक्ट, ये जो नॉन फाइनाइट क्रिया है इसको फाइनाइट बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट ये नहीं हो सकता, इसलिए इसको हमने क्या बनाया? ये नॉमिनेटिव से बनाया। ये सब्जेक्ट होगा और ये नॉमिनेटिव वर्ब होगा। ये नॉमिनेटिव सब्जेक्ट होगा और ये नॉमिनेटिव वर्ब होगा। तो ये हमारा ग्रामर पोर्शन का इसका ये कंप्लीट हुआ।